हेलो एवरीवन, थ्राइव शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैं आपको बायोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करा चुकी हूँ। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास को। हमारा न्यू टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी, या फिर हम इसे कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हम बेसिकली उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा पार्ट्स है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, रेगुलेट करता है केमिकल रिएक्शंस को। जैसे अगर हम कुछ खाते हैं तो उसका डाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसमें, क्या क्या केमिकल यूज़ होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन की बॉडी वेस्ट कैसे रिमूव होता है। इसी तरीके से हमारे हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन के पास क्या है, अपना एक स्पेसिफिक वर्क है, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है वो? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए बढ़ते हैं उसके बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? हमने कुछ भी खाया, ठीक है, एनीथिंग, फ्रूट, वेजिटेबल, चपाती, राइस, ठीक है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। अगर हमें उससे एनर्जी लेनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डाइजेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो उसका एक प्रोसेस होता है कि पहले हम खाते हैं, उसे चबाते हैं धीरे 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 दांतों से। उसके बाद हम उसे फूड पाइप के थ्रू क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं स्टमक तक, पेट के अंदर। फिर पेट के अंदर ले जाके हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसका डाइजेशन होता है। फिर जो वेस्ट होता है, जो ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए जाते हैं। जैसे हमने कुछ भी फूड खाया, चपाती खाई, राइस खाई, दाल खाए, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स थे, प्रोटीन थी, कार्बोहाइड्रेट थे, या फैट था, हमारी बॉडी के लिए यूजफुल था, वो न्यूट्रिएंट्स क्या कर लिए जाते हैं, बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, बॉडी ने उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया, उनका डाइजेशन कर लिया। उसके बाद जो वेस्ट बचता है, जो भी चीजें हमारे लिए यूजफुल नहीं होती, वो वेस्ट होती है बॉडी के लिए, तो वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है बॉडी से। उनको रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि अगर बॉडी के अंदर रखा गया, वेस्ट को अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई ना कोई हमें बीमारी हो जाएगी, डिजीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर हम ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, हम हमेशा लो फील करेंगे, टायर्ड जैसा, स्लीपी, सोने वाला, इस तरीके का फील करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सी चीज कहाँ डाइजेस्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो पूरा प्रोसेस होता है, हम उसे बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल। एक नाम है यहाँ पर, क्या, एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है और जहां तक पूरा सब कुछ, सारे सिस्टम आएंगे, उसमें सब कुछ आएगा, केमिकल रिएक्शन वगैरह। उसके बाद डाइजेशन जहाँ पे खत्म होता है, यानी जो बॉडी वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से। फिर जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट आता है, वहां से लेके कहाँ तक, मैंने दोबारा दोबारा बता देती हूँ एक बार में, जहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है और जहाँ पर एंड हो जाता है, मतलब हमारा जो उसमें से न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, वहां तक ये क्या कहते हैं, हम उसे एलिमेंट्री कैनाल, क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब कौन कौन से होते हैं वो मैं एक एक करके बताऊँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा होता है माउथ। क्या होता है? माउथ। माउथ को और क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये तो सबको पता है, लेकिन अगर हमसे एग्जाम में पूछेगा तो क्या पूछ सकता है कि और भी नाम है। क्या? हम इसे क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। और क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ओरल हेल्थ इशू है ना, इस तरीके से कोई टर्म सुनी होगी आपने, किसी और को कहते हो, वो बता दें अगर, तो क्या कहते हैं, ओरल हेल्थ इशू है। तो इसका मतलब मुंह से रिलेटेड जो इशू होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसे बोलते हैं। तो हम इसे एक और नाम बोलते हैं, क्या, ओरल कैविटी। ठीक है, या हम एक और चीज क्या देते हैं, क्या, एक और नाम इसका क्या है, माउथ कैविटी। आपको इसमें से कुछ भी मिल सकता है, एग्जाम में लिखा हुआ जो भी कुछ मिले, सबका मीनिंग क्या है, सेम। यानी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, मुंह की बात की जा रही है। ठीक है, अब मुंह के बाद खाना कहाँ जाता है, फूड पाइप के थ्रू पास होता है, कहाँ, स्टमक में। तो सेकंड है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप, फूड पाइप को हम और क्या कहते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल नेम है, लेकिन जो साइंस में हम पढ़ते हैं वो उसका नाम क्या है, ईसोफेगस। क्या है?
ईसोफेगस, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड कहाँ जाता है हमारा, इसके बाद खाना स्टमक में। कहाँ पर जाता है, स्टमक में। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लास्ट, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, जो बॉडी का जो वेस्ट बनता है यहाँ पर, उसके बाद वो रिमूव हो जाता है किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। किसके थ्रू रिमूव हो जाता है, एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि माउथ में ऐसा क्या क्या होता है। अच्छा, इन सब प्रोसेस के लिए हमारे डाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, अब रिएक्शन करवानी है कोई तो क्या चाहिए होगा, कोई एंजाइम चाहिए होगा, कोई ना कोई हार्मोन चाहिए होगा, ठीक है, जूसेस चाहिए होंगे, तो वो बहुत सारे इसमें यूज होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइम्स क्या होता है। एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, जो भी ऐसा एक सब्सटेंस जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, बूस्ट अप कर देता है। क्या, ये सब्सटेंस which increase the rate of reaction, rate of reaction और boost up the reaction, boost up the reaction, उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम। उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम, जो क्या करता है, बूस्ट अप कर देता है या फिर इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। और ये एंजाइम्स क्या होते हैं, बहुत सारी जगह यूज होते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब जरा हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जूसेस एंजाइम की हमें जरूरत पड़ेगी डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसमें और हम क्या पढ़ेंगे, ग्लैंड्स। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स वो पार्ट होता है जहां से क्या होता है, हमारे हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। हार्मोन, जूसेस, एंजाइम्स, वो क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, अब इसमें हमारे कितने टाइप की ग्लैंड्स होती है, टू टाइप्स की। कितने टाइप्स की, टू टाइप्स की। फर्स्ट इज एंडोक्राइन, फर्स्ट इज एंडोक्राइन एंड सेकंड इज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है, ऐसी ग्लैंड जिनसे क्या होते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हम छोटे होते हैं, हमारी हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है धीरे धीरे धीरे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट इतनी है, छोटे हैं, वो छोटे रह जाते हैं, उनकी एज बढ़ जाती है बट हाइट नहीं बढ़ पाती। तो हम क्या कहते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन है वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाया इनके अंदर ना। ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या है, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाया। तो जो हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं वो कहाँ पे होता है, ग्लैंड्स में होता है। और कौन सी ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। किसके थ्रू होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, अगर मैं लिखूं तो जैसे हमारा हो गया ग्रोथ हार्मोन, और हमारे जो मेल और फीमेल के हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, जो फीमेल में होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, ये मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन। अब आती है एक्सोक्राइन की बात। एक्सोक्राइन में क्या होता है, एक्सोक्राइन में क्या बनता है, जूसेस बनते हैं। क्या बनता है, जूसेस बनते हैं या फिर एंजाइम्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। जूसेस क्या होते हैं, ये वो वाले जूस नहीं जो हम पीते हैं नॉर्मली, ऑरेंज जूस और एप्पल जूस, वो नहीं है। ये जूसेस वो होते हैं, इन ये क्या करते हैं, जाके रिएक्शन को तेज करते हैं, रिएक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे डाइजेशन में हेल्प करेंगे, बहुत सारे जूस आएंगे अभी इसमें। जैसे एक है लीवर से सिक्रेट होता है, उसका नाम क्या है, बाइल जूस। उसको हमने क्या बोल दिया, बाइल जूस। वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है।
अब जैसे और ये एंजाइम्स है, एंजाइम्स को मैंने अभी लिखवाई थी डेफिनेशन, वो क्या करते हैं, बूस्ट अप करते हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं उनकी, जितनी नॉर्मल स्पीड से होना चाहिए अगर हम वहां पे कोई एंजाइम यूज करें तो वो कैसा हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। अब जूसेस का मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं तो मैं लिख देती हूँ बाइल जूस, बाइल जूस। किसी एंजाइम का लिखना चाहो तो अमाइलेज, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे अमाइलेज के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये कहाँ से कहाँ तक होती है, माउथ से लेके एनस तक, इसे पूरे को बोलते हैं माउथ से लेके एनस तक क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो जो इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो कितनी होती है, 33 फीट। कितनी होती है, 33 फीट, ठीक है। अब हाँ, जो स्टमक होता है इसमें भी एंजाइम्स की जरूरत होती है, जो माउथ होता है उसमें भी एंजाइम्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जूसेस की जरूरत पड़ती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूसेस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, लीवर और पैनक्रियास से। कहाँ से आते हैं, लीवर और पैनक्रियास से। जो माउथ होता है उसमें कहाँ से आते हैं, उसमें कौन सी ग्लैंड से आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। एंजाइम्स बनते हैं सलाइवरी ग्लैंड में से, जो क्या होते हैं माउथ के अंदर रिलीज हो जाते हैं और क्या करते हैं, बूस्ट अप करते हैं रिएक्शन को, मतलब डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और स्टमक में क्या होता है, स्टमक में भी कहाँ से आते हैं, पैनक्रियास से, ठीक है, लीवर और पैनक्रियास से स्टमक में आते हैं। ये सब आपको समझ आ गया, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी लेंथ क्या होती है, माउथ से कहाँ तक होती है, एनस तक होती है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 33 फीट। यहाँ पर ही आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि जो स्टमक में ग्लैंड्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक। जैसे सलाइवरी ग्लैंड जो मुंह में होती है इसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इनके बारे में हम एक एक करके, एक एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें क्या होता है, कौन डाइजेशन में हेल्प करता है, किस तरीके से हेल्प करनी चाहिए, ये सब कुछ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर क्या होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब हम जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम उसको चबाते हैं अच्छे से। किसकी हेल्प से चबाते हैं, दांतों की हेल्प से, टीथ की हेल्प से, ठीक है। अब टीथ की हेल्प से हम उसे चबा रहे हैं तो क्या होगा, वो कैसा हो जाता है, बहुत छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, स्मॉलर पार्ट में ब्रेक हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसे जीभ से मिलाते हैं। मतलब एक तुमने देखा हो कभी, अगर ध्यान दिया हो किसी ने खाते वक्त, तो अगर हम रोटी खाते हैं ऐसे खा लेते हैं, रोटी सब्जी या कुछ भी हमने खाया, मुंह में रखा, उसे चबाया, धीरे धीरे चबाना शुरू करा, तो अगर हम खाते हैं सूखा उसे, लेकिन मुंह के अंदर वो कैसा हो जाता है, गीला गीला हो जाता है, हल्का गीला गीला हो जाता है, तो वो किस वजह से होता है, वो भी हम यहीं पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टीथ। टीथ, टीथ कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज टेम्पररी, और क्या बोलते हैं इन्हें, टेम्पररी टीथ को, और क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत, है ना। दूध के दांत सबको पता ही है, बचपन में आते हैं, उसके कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। और ये हैं परमानेंट टीथ, जो हमारे लाइफ टाइम रहते हैं हमारे पास। अब आप बोलोगे मैडम ये भी नहीं रहते लाइफ टाइम, ये भी क्या हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद निकल जाते हैं, फिर हमें नकली लगवाने पड़ते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये इस वजह से निकलते हैं क्योंकि हम इनकी केयर नहीं करते प्रॉपर। अगर हम इनकी केयर करें अच्छे से, इनका ध्यान रखें, साफ सफाई, और हमारा खाना पीना अच्छा हो, हाइजीनिक हो, हेल्दी हो, तो ये हमेशा रहेंगे दांत हमारे पास। लेकिन अगर हमारा खाना पीना ऐसा है कि कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर उसके बाद चाय पी ली, फिर कुछ और खा लिया, फिर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली, तो वो क्या करती है, हार्म करती है, इसको हमारे टीथ को हार्म करती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो निकल जाते हैं और फिर हमें दूसरे लगवाने पड़ते हैं।
अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। जो मिल्क टीथ होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं वो? 20। और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32। 32 में से 20 तो यही वाले होते हैं और 12 और आते हैं नहीं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से टीथ हैं जो नए, जो एक ही बार आते हैं, वो कितने होते हैं? कितने नंबर के टीथ होते हैं? 12। 12 हैं जो एक ही बार आते हैं, और 20 तो यहाँ पर भी होते हैं, 20 परमानेंट टीथ भी होते हैं। समझ आ गई है बात? जो 12 है वो ही नए आते हैं। नए आने का मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये वाले भी नए नहीं आते, परमानेंट टीथ में ये नए, जो 20 है वो भी नए आते हैं, लेकिन 20 हमारे पास पहले से भी होते हैं जो टूट चुके होते हैं, फिर वो नए आते हैं। लेकिन जो 12 होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं हमारे, किसके लिए? माउथ के लिए। तो इसलिए मैंने अलग से लिखा है। और क्या सबके पास 32 होते हैं? 32 टीथ होते हैं सबके पास? नहीं, कम होते हैं। कितने कितने होते हैं? ये 28 होते हैं, या किसी किसी के पास 29 होते हैं, 30 भी होते हैं, किसी किसी के पास कितने होते हैं? 32 भी होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानेंगे कौन से ऐसे हैं जिनके बारे जो टूट जाते हैं, वापस आते हैं, और कितने कितने नए बनते हैं, कितने टाइप के हैं। जिस किसी के पास 29 है तो क्यों है, 30 है तो वो कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले टेम्पररी टीथ के बारे में देखें। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट इज इंसाइजर, इंसाइजर। सेकंड इज कैनाइन। थर्ड इज प्रीमोलर। फोर्थ इज मोलर। तो जो इंसाइजर होते हैं वो कितने होते हैं टोटल? मैं ये 32 में से बता रही हूँ कि टोटल कितने होते हैं। टोटल होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 इंसाइजर होते हैं, 8। उसके बाद कैनाइन कितने होते हैं? 4। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8। और मोलर कितने होते हैं? 12। अभी कितने हो गए? 32। टोटल कितने होगा ये? 32। अच्छा, जो इंसाइजर होते हैं वो कौन से होते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये हमने बनाया ऊपर का, और ये हमने बना दिया नीचे का जबड़ा। ठीक है, और ये हमने इस तरीके से इसमें दांत बना दिए। इसमें देखिए ध्यान से जरा, जो ऊपर वाला होता है, जो ऊपर वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? मैक्सिबुला। एक मिनट, इसका नाम टिक कर दो। क्या बोलते हैं हम इसे? मैक्सिलरी। कौन सा जॉ है ये? मैक्सिलरी। और नीचे वाला कौन सा है? मैंडिबुलर। कौन सा है? मैंडिबुलर। इसमें जो एक एक जॉ होता है जो मूव करता है, एक जॉ होता है मूव नहीं करता। ये हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मूवेबल होता है, कौन सा नहीं होता। तो एक बार आप अपना मुंह मूव करके देखिए अपने दांतों को, कौन सा मूवेबल है? नीचे वाला, यानी कौन सा? मैंडिबुलर, मूवेबल। और ये कैसा है? इमूवेबल, इमूवेबल। अब इसमें जरा हम इन दांतों का देख लेते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। ये होते हैं 8 इंसाइजर, होते हैं 8। इंसाइजर कौन से होते हैं? जो आगे के 4 दांत होते हैं ना, आगे के 4 दांत होते हैं, वो कौन से होते हैं? इंसाइजर। वो कौन से होते हैं? इंसाइजर। अपने दांत खोलिए, आगे के जो 4 दांत दिखेंगे आप, वो कौन से हैं? इंसाइजर है। उसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन कैसा होगा? यहाँ पर जो एक दांत है, ये कॉर्नर पे, ये कैसा है? इसकी शेप कैसी होगी? थोड़ा सा ये नुकीला सा होगा, इस टाइप का। ऐसा होगा, नुकीला सा होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? कैनाइन। क्या बोलेंगे हम इसे? कैनाइन। थोड़ा नुकीला सा, इस तरीके के शेप का होगा, ये ऐसा।
उसके बाद आता है नेक्स्ट प्री मोलर। तो जो आगे के 4 होंगे, यानी 2 इधर और 2 इधर, 2 इस वाले में और 2 इसमें, टोटल कितने हो गए 8, और 8 ही होने चाहिए। उन्हें क्या बोलेंगे हम, प्री मोलर। क्या बोलेंगे, प्री मोलर। और लास्ट में कौन से आते हैं, मोलर। मोलर कितने होते हैं 12। कितने होते हैं मोलर 12। जो कि सबसे लास्ट वाले जो होते हैं ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं मसूड़े, कि ये क्या है हमारे मसूड़े, तो वो होते हैं 12, उन्हें बोलते हैं मोलर। इसमें भी हमारे पास कितने, किसी किसी में आते हैं, किसी किसी में नहीं आते। जैसे मैंने क्या बताया, किसी में 28 होते हैं, किसी में 29 होते हैं, किसी किसी में 30 और 32 भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसके पास कितने दांत आए हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये मोलर होता है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, जो ये मोलर दांत हैं, जो हमारे पीछे के दांत हैं, वो कैसे हैं, वेस्टिजियल हैं। कैसे हैं, वेस्टिजियल, मैं लिख देती हूँ एक बार, वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन से हैं, मोलर। वो भी मोलर कौन से, मोलर कौन से, जैसे 8, 4, 12, 8, 20 और 8 इसमें से आ जाएंगे। यानी कितना बचे लास्ट के 4, लास्ट के 4। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, कितने हैं लास्ट के 4। जो लास्ट के 4 है, यानी एक इधर एक इधर, राइट साइड में एक, 2 नीचे वाले में, 2 ऊपर वाले में, टोटल हो गए 4। ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जो कुछ टाइम के बाद, जो पहले हमारे काम का था लेकिन अब हमारे काम का नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, टीथ। जो लास्ट के टीथ है हमारे, जो मोलर हैं, वो हमारे यूज के नहीं है, कुछ काम नहीं है उनका, तो इसलिए वो हमारे लिए क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इसलिए वो किसी किसी के निकलते हैं, किसी के नहीं निकलते, किसी किसी के निकलते हैं, किसी के नहीं। जैसे अगर 28 हैं किसी के, तो पूरे निकल चुके हैं। फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद, ये एक पर्टिकुलर एज के बाद निकलते हैं, जैसे 18+, 19, 20, 25, 27, इस एज में निकलते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, विजडम टीथ। क्या बोलते हैं इनको, विजडम टीथ। जो लास्ट के होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। इसका विजडम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसका नाम विजडम टीथ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये क्या करता है, हमारी एक पर्टिकुलर एज के बाद निकलता है, जब हम क्या होते हैं, विजडम अचीव कर चुके होते हैं, जब हम समझदार हो चुके होते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया है विजडम टीथ। और ये बहुत पेनफुल होता है इसका, जब ये निकलता है तो बहुत दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो ये हमारे मसूड़े होते हैं, इनकी जगह, मसूड़े बोलते हैं जिन्हें, ये इनकी जगह बन चुकी होती है, मतलब ये इतने हार्ड हो चुके होते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन क्या हो रहा है, अब इसमें से अंदर से वो ऐसे इसको चीरता हुआ आ रहा है, ये ना सरफेस है, इसको चीरता हुआ निकल रहा है ये विजडम टीथ। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा दर्द करता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए काम की क्या बात है, जो काम की हमें नोट करनी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, सबसे पहली बात कि वेस्टिजियल ऑर्गन कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा, टीथ का नाम दे देगा किसी और, जैसे जीभ का दे दिया, या किसी और ऑर्गन के नाम 2-4 लिख के दे दे। इसमें से बताना है कि आपका कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर आपको पता है तो आप बता देंगे, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। और वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है, कौन सा टीथ है वेस्टिजियल ऑर्गन, मोलर। जो मोलर टीथ है लास्ट का 1, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, जो टोटल कितने हो गए 4। तो जो हमारा, मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ, लास्ट 1 जो मोलर है वो कैसा है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, और उसे हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ भी कहते हैं। ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इनमें से विजडम टीथ कौन सा है, मोलर, प्री मोलर, इंसाइजर, कैनाइन। समझ आ गया आपको। अब आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। इंसाइजर मैंने बताया था कि इंसाइजर, अब इनके मैं काम बताती हूँ एक बार, ठीक है, उसके बाद आप नोट कर लीजिए। इंसाइजर क्या होता है, इंसाइजर किसका काम करता है, कटिंग का। किसका काम करता है, कटिंग का। जब भी कुछ आप खाते हैं तो ऐसे रखते हैं, तो इंसाइजर क्या करते हैं, उनको कट कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर उसके बाद वो जाते हैं कैनाइन के ऊपर। कैनाइन का क्या काम होता है, टीयरिंग। क्या होता है, टीयरिंग। क्या करता है, चीर फाड़ करता है, जो वैसी चीज होती है उनको चीरता है, फाड़ता है, उस तरीके से। नेक्स्ट प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब अच्छे से ग्राइंड कर देता है उसको, बारीक 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 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और इसका क्या काम है, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग।
ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग। ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब ये फटाफट ये सब कुछ नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब आगे चलते हैं। इसी के बारे में एक चीज और देख लेते हैं, वो क्या है, डेंटल फॉर्मूला। वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्या है वो डेंटल फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, क्या होता है, ये एक बार मैं बताने की कोशिश करती हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। डेंटल फॉर्मूला, फॉर्मूला डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पढ़ा इंसाइजर होते हैं, देन केनाइन होते हैं, उसके बाद प्री मोलर, फिर क्या होता है, मोलर। ये कितने कितने होते हैं मैंने भी बताया था। ये होते हैं 8, ये होते हैं 4, ये होते हैं 8, और ये कितने होते हैं 12। इसी के बेसिस पर डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है। हम क्या करते हैं, हमारी ये जॉ है, ये जॉ है हमारी, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 4 पार्ट्स में ऐसे ऐसे। जब हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हम क्या लिख देंगे, डेंटल फॉर्मूला लिख देंगे। जैसे आई से है, हमने इसे 4 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना है 2, इसे 4 से किया तो कितना है 1, इसे किया तो कितना है 2, और इसको किया तो 3। तो जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है, परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला है, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3। ये वाला इंसाइजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, और ये मोलर। समझ आ गया आपको मैंने ये कैसे लिखा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 2 1 2 3। अगर मैं मिल्क टीथ का लिखना चाहूँ, टेम्पररी टीथ का लिखना चाहूँ डेंटल फॉर्मूला, तो क्या लिखूंगी, क्या होते हैं, कितने होते हैं वो, उसमें कितने होते हैं, मैं इधर लिख देती हूँ। इंसाइजर 8 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये कितने होते हैं, अच्छा मैंने आपको नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इंसाइजर होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, प्रीमोलर कितने होते हैं, कौन से टीथ नहीं होते मिल्क टीथ में, बताइए जरा एक बार। प्रीमोलर नहीं होते, और ये कितने होते हैं 8। प्रीमो मिल्क टीथ में, टेम्पररी टीथ में किसकी एब्सेंस होती है, प्री मोलर की। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री मोलर टीथ जो होते हैं वो मिल्क टीथ में नहीं होते, इसलिए उनके टोटल कितने होते हैं 20। आप इसे निकाल दीजिए, अब देखिए कितने हो गए इसके, 8 और 4 12, 12 और 8 20, टोटल कितने हो गए इनके पास टीथ, 20 हो गए। इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें वही कहते हैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसे 4 से डिवाइड कर दिया। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1, यहाँ पर क्या है 0, 0 का क्या लिखेंगे 0, और यहाँ कितना हो गया 2। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। 2 1 0 2 लिखेंगे आप, 2 1 2 नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा नहीं तो। ये आपको समझ आ गया डेंटल फॉर्मूला मैंने कैसे लिखवाया, कुछ नहीं लिखवाया। जिसको नंबर पता है वो खुद से भी बना सकता है एग्जाम में। उसे क्या करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड किया हमने अपने जॉज को, और किससे, इसी किसको भी हमने क्या कर दिया, 4 पार्ट 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, जो परमानेंट टीथ है उनका आ गया 2 1 2 3, और जो टेम्पररी टीथ है उनका क्या आ गया 2 1 0 2। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम किसके बारे में, अब टीथ के बारे में हो गया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में। किसके, टंग के बारे में। टंग क्या करती है, क्या करती है, उसका वर्क क्या है, टंग का, मुंह के अंदर। एक और चीज लिख लीजिए पहले एक बार ना, एक और बता देती हूँ।
जो हमारे टीथ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जो हमारे टीथ होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे क्या बोलते हैं, इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। ये क्या है, हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट, या हमारी बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, जो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है, इनेमल। क्या नाम है, इनेमल। हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारी पूरी बॉडी के अंदर, उसका नाम क्या है, इनेमल। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, कई बार, बहुत रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको ये जरूर नोट डाउन करना है और याद भी रखना है कि हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, इनेमल होता है। अब आगे बढ़ते हैं टंग की तरफ। ये क्या लिखा मैंने, टंग। टंग पता ही है आपको सब, टंग होती है। अच्छा, टंग क्या काम करती है, ऐसा क्या कर, कुछ ना कुछ तो काम करती होगी, जब हमने उसे यहाँ इंक्लूड किया है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्या काम करती है यहाँ पर ये क्या करती है, मिक्सिंग करती है, किसकी, मिलाती है फूड को, किससे मिलाती है, सलाइवा से मिलाती है, सलाइवा ऐड करती है उसमें। तो अगर हम सबसे पहले इसके बारे में जाने तो ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है ये, मस्कुलर ऑर्गन है। क्या मतलब होता है मस्कुलर ऑर्गन का, मस्कुलर ऑर्गन का मीनिंग होता है विदाउट बोन, विदाउट बोन। हमारी जो जीभ होती है, जो टंग होती है, उसके अंदर क्या होता है, कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से कि हम इसे क्या कहते हैं कि ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी बोन नहीं होती। अब अगर बोन नहीं होगी तो ये अटैच कैसे है, कैसे घूम रही है, मूवेबल कैसे, लास्ट में यहाँ पर जहाँ पर हमारी थायराइड ग्लैंड होती है गले के अंदर, वहां पर क्या होती है, अटैच होती है ये बोन से, ठीक है। बट वैसे इसके अंदर कोई बोन नहीं होती। और क्या है ये, सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि ये सेंस करती है, खाना आता है तब सलाइवा आता है तो मिक्स करती है उसको अपने आप खुद से, हमें कुछ नहीं बताना पड़ता इसे। और क्या कहते हैं इनमें से, इसके पास क्या होती है, टेस्टिंग बर्ड। क्या होती है, टेस्टिंग बर्ड्स होती है, मतलब ये टेस्ट करके बताती है कौन सा टेस्ट खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ठीक है। तो ये सब हमें इसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, टंग के बारे में। अब हम एक बार क्या पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा टेस्ट कहाँ आता है। सेंसरी ऑर्गन मतलब टेस्ट, कौन कौन सा टेस्ट होता है वो कहाँ कहाँ पर आता है। सबसे पहले आपका होता है आगे की तरफ, क्या होता है, स्वीट। सबसे आगे क्या होता है, स्वीट। और सबसे लास्ट में क्या होता है, सॉर। सॉर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि अपोजिट, आगे क्या है, स्वीट, और सबसे लास्ट में क्या है, जो लास्ट में हमें टेस्ट आता है जिसका, वो क्या है, कड़वा, ठीक है। उसके बाद इधर की तरफ, इधर की तरफ ये क्या है, सॉल्टी टेस्ट है। कौन सा है, सॉल्टी। और यहाँ पर मिडल में, लास्ट से पहले किसका टेस्ट आता है हमें, इसकी मैंने इंग्लिश में सीख दी, इसका होता है बिटर। कड़वा मतलब बिटर, सॉर मतलब क्या होता है, सॉर का मीनिंग खट्टा। सबसे पहले हमारा टेस्ट होता है स्वीट का आगे की तरफ, उसके बाद यहाँ पर आता है सॉल्टी का टेस्ट, सॉल्ट होता है, सॉल्ट वाली चीज है वो। उसके बाद हमें आता है खट्टे का टेस्ट, और सबसे लास्ट में किसका आता है, बिटर, कड़वापन जो होता है वो हमें सबसे लास्ट में आता है। ये होते हैं इसकी सेंसेस, जैसे हम क्या करती है, सेंस करती है टंग हमारी की कौन सा टेस्ट कहाँ पर आना चाहिए, उसके पास की क्या होती है, सेंसेस होती हैं इसके पास, ठीक है। इसकी टेस्टिंग बर्ड्स होती है जिसकी वजह से टेस्ट करके क्या बता पाती है कि उसको कौन सा टेस्ट आ रहा है। तो ये आपको समझ आ गया, इसमें कोई इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है विदाउट
बोन। इसे नोट कीजिए, अब आगे चलते हैं। हमने माउथ पढ़ लिया, माउथ के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या होता है उसमें, टीथ होती है और टंग होता है, उनके बारे में डिटेल में हमने जान लिया, उनका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ। अब हम कहाँ पे आते हैं आगे, आगे कहाँ पर आएंगे, ग्लैंड्स के बारे में। कहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में, सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा क्या होता है यहाँ पे, सलाइवा एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो क्या करता है, मिक्स करता है किसके साथ, किसके साथ मिक्स होता है, फूड के साथ, और उसे कैसे बनाता है, लुब्रिकेंट बनाता है और डाइजेस्ट कर देता है थोड़ा। अब ये पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर डाइजेस्ट होती है, किसका डाइजेशन कहाँ होता है, तो वो पढ़ लेते हैं। सलाइवा निकलता कहाँ से, रिलीज कहाँ से होता है, रिलीज फ्रॉम, रिलीज फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। फर्स्ट इज पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड्स। सेकेंड इज मैक्सिलरी, एंड थर्ड इज मैंडिबुलरी। जो भी मैंने नाम लिखवाए थे ना आपको जॉज के बेसिस पे, वही इनके नाम है, मैक्सिलरी ग्लैंड एंड मैंडिबुलरी ग्लैंड्स। इसमें जो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी कौन सी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड। कौन सी होती है सबसे बड़ी, पैरोटिड। उसके बाद सबसे छोटी कौन सी होती है, क्यों बोलते हैं सबलिंगुअल, ये कौन सी होती है सबसे छोटी, सबलिंगुअल। ये होती है हमारी स्मॉलेस्ट, और ये होती है हमारी लार्जेस्ट। ये आपको याद रखना है। और ये हमारी मीडियम साइज की होती है, इसे मैंडिबुलरी बोलते हैं और मैक्सिबुलरी बोलते हैं, मैक्सिबुलरी, सब मैंडिबुलरी और सब मैक्सिबुलरी, ठीक है, एक ही नाम है आपके लिए, जाकर सब मैंडिबुलरी, ठीक है। ये तीनों आपको ग्लैंड पता चल गई। यहाँ से क्या होता है, सलाइवा रिलीज होता है, क्या होता है, सलाइवा रिलीज होता है। अब हम जरा एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन सा जो सलाइवा है वो क्या करता है, किस चीज में हेल्प करता है। मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स हैं और जूसेस हैं जो रिलीज होंगे, वो क्या करेंगे, फूड का डाइजेशन करेंगे। तो जो सलाइवा होता है उसमें से क्या रिलीज होता है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। कितने टाइप्स के एंजाइम्स रिलीज होते हैं सलाइवा से, 2 टाइप्स के। कौन से, 2 टाइप्स के एंजाइम, 2 टाइप्स के एंजाइम होते हैं। 2 टाइप्स के एंजाइम होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, टाइलिन, या हम इसे क्या बोलते हैं, अमाइलेज। दोनों का, दोनों इसी के नाम है। अमाइलेज एक जगह और आएगा आगे, तब पढ़ेंगे इसे अच्छे से। क्या बोलते हैं, टाइलिन, और क्या बोलते हैं, अमाइलेज। और जो सेकंड है, जो सेकंड है वो कौन सा है, उसका क्या नाम है सेकंड का, लाइजोजाइम। क्या नाम है सेकंड का, लाइजोजाइम। अब देख लेते हैं एक बार ये क्या क्या करता है। ये क्या करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है, किसका, स्टार्च का, पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ, अभी बताते हैं डिटेल में। लाइसोजाइम का मीनिंग क्या होता है, लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, किल करता है किसको, बैक्टीरिया को। जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया, मान लीजिए कि हमने बहुत अच्छे से खाना खाया हाइजीनिक के साथ, लेकिन फिर भी क्या हुआ उसमें, उसमें क्या आ गए, बैक्टीरियाज आ गए।
अब उनको किल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर जाके वो क्या कर देंगे, हमें इन्फेक्ट कर देंगे। तो ये जो लाइसोजाइम होता है जो सलाइवा से रिलीज होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है सलाइवा के अंदर ही, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी बैक्टीरियल। क्या बोलते हैं हम इसे, एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल किसको क्या बोलते हैं, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, एंटी बैक्टीरियल। अब हम बात करते हैं इसकी कि पार्शियल डाइजेशन क्या होता है स्टार्च का। आपको पता होगा, आपने सुना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाया था, किसके बारे में, मोनोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कि वो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो 3 पार्ट में क्या क्या था उसमें, मैंने बताया था जो सबसे सिंपल शुगर होती है वो कौन सी होती है, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज होती है जो, और उसके बाद डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड का मतलब 2 शुगर ऐड होती है, और एक तीसरी आती है पॉलीसेकेराइड, वो बहुत कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो स्टार्च है वो कैसी होती है, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि ओलिगोसेकेराइड होती है स्टार्च, नहीं, जो स्टार्च होती है वो भी आपकी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, आप एक बार जाके वीडियो देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसका क्या हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसका, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। पार्शियल डाइजेशन का मतलब है, पार्शियल डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी स्टार्च है, जो आपकी स्टार्च है वो किस में बदलेगी, पहले ही ये है कैसी, पॉलीसेकेराइड शुगर है, ठीक है, और ये किस में बदलेगी, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मतलब कोई सी भी हो सकती है, माल्टोज हो सकती है, फिर माल्टोज के बाद ये किस में बदलेगी, ग्लूकोज में। लेकिन अभी नहीं, ये प्रोसेस यहाँ नहीं होगा, इसका कन्वर्जन यहाँ नहीं होगा, ये सिर्फ क्या होगा, स्टार्च से किस में कन्वर्ट होगी, ओलिगोसेकेराइड में, यानी बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रही है, माल्टोज में। किस में, माल्टोज में। तो इसका क्या हो रहा है, ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल डाइजेशन। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल डाइजेशन। पॉलीसेकेराइड का ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट होने, यानी स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्ट होने को हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल डाइजेशन। और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन ही होता है यहाँ पर, कहाँ पर, सलाइवा के अंदर, मुंह के अंदर, ना तो फैट का होता और ना ही प्रोटीन का होता। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं या फिर इनमें से क्या है जिसका डाइजेशन कहाँ होता है, मुंह के अंदर होता है। डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, और किसका नहीं होता, फैट का भी नहीं होता और प्रोटीन का भी नहीं होता। इनका डाइजेशन कहाँ होगा, आगे होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद खाना कहाँ जाएगा, सलाइवा के बाद जो हमारा खाना है वो कहाँ जाएगा, फूड पाइप में, ईसोफेगस में। तो हम देख लेते हैं ईसोफेगस क्या है। ईसोफेगस भी हमारा क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। हम उसे क्या बोलेंगे, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है। और हम उसे और क्या बोलते हैं, ईसोफेगस को मैंने बताया था अभी आपको, फूड पाइप। क्या बोलते हैं हम उसे, फूड पाइप बोलते हैं, फूड फूड पाइप। किसे, ईसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। ये भी क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। अच्छा, इसकी लेंथ क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। कैसी लेंथ होती है इसकी, 25 सेंटीमीटर। किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है कुछ, और ऐसे बीच बीच में, मतलब ऐसे इस तरीके से बने होते हैं, बंद नहीं होती, खुली होती है, बट ये इस तरीके से शेप बनी होती है। जिस मूवमेंट के थ्रू माउथ से खाना कहाँ पर आ रहा है, स्टमक में, कहाँ पर आ रहा है, स्टमक में, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको याद रखना है कि किस मूवमेंट के थ्रू, किसके थ्रू क्या होता है, खाना मुंह से स्टमक तक जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के क्या होता है, ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसे निचोड़ते हैं थोड़ा सा, फिर वो नीचे जाता है, फिर वहां से पकड़ के फिर निचोड़ते हैं, फिर नीचे जाता है, तो उसके बाद फिर ऐसे पकड़ के दबा देते हैं, वो फिर नीचे जाता है। तो धीरे 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 खाना कहाँ जाता है, धीरे 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 खाना कहाँ जाता है, माउथ से स्टमक में। अब क्या आ गया, यहाँ से स्टमक में आ गया, माउथ से खाना कहाँ आ गया, स्टमक में।
ठीक है, समझ गए आप। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि माउथ में है तो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवा के अंदर सलाइवा बनता है, उसके बाद ईसोफेगस के थ्रू खाना कहाँ आता है, नीचे आता है, कि कहाँ पे, स्टमक में। कहाँ पे आता है, स्टमक में। और एक चीज और, जो ईसोफेगस है यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। सिर्फ क्या होता है, ये एक तरीके का पाइप होता है जो क्या करता है, मूवमेंट करता है किसकी, फूड की, माउथ से स्टमक तक। अब खाना हमारा कहाँ आ चुका है, स्टमक में। अब हम पढ़ लेते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक के बारे में आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अटेंटिव होके, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी। तो स्टमक में क्या होता है, सबसे पहले हमारा HCl होता है, और क्या होता है हमारे पास, गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस। मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, उसके आगे लिखवाया था मेंशन। उससे क्या रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। और ये क्या है हमारा HCl। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कहाँ पर रहता है, स्टमक के अंदर रहता है हमेशा। अब इसके कुछ फंक्शन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पर पहले हम जान लेते हैं ये क्या है। ये क्या करता है, HCl एसिड है तो क्या करेगा, एसिडिक मीडियम बना के रखेगा। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर आप अपने लैब में जाके इसे अपने हाथ में डाल लिया तो आपके हाथ से नीचे निकल जाएगा। इसका मतलब आपके हाथ में क्या करेगा, हथेली में कर देगा, छेद कर देगा और बाहर निकल जाएगा उससे। बिल्कुल ट्रांसफर, इसे ट्रांसफर आप देख सकते हैं आर पार। इतना ये हाई कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आप पूछेंगे इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे स्टमक में कैसे सरवाइव कर पा रहा है, कैसे रह पा रहा है। क्या रीजन है उसका, कि हमारे स्टमक में ना एक पूरे साइड में क्या होता है, एक लाइनिंग होती है। क्या होती है, एक लाइनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। या तो म्यूकोसा लिखेंगे और या कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि म्यूकस लाइनिंग। क्या लिखा होता है, म्यूकोसा लाइनिंग या फिर म्यूकस लाइनिंग। ये दोनों में से दोनों नाम ठीक है आपके, जो भी आपको दिखे एग्जाम में उसे टिक कर देना। तो ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करके रखती है। कैसे प्रोटेक्ट करके रखती है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो ऐसा होगा इसके पास जिससे वजह प्रोटेक्ट कर पा रही है। ये कैसी होती है, ये बेसिक होती है नेचर में। कैसी होती है, बेसिक इन नेचर। मतलब इसके अंदर क्या बनता रहता है, यहाँ पर साइडों में दीवारों से क्या निकलता रहता है, बेस निकलता रहता है। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर बनता है, नहीं बनता। यानी जो रिएक्शन है हमारी वो कैसी हो गई, न्यूट्रल हो गई। ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा इतना केमिस्ट्री में कि एसिड और बेस मिलके क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। उसके बाद जब हमारी अभी आपको पता चल गया ये HCl क्या होता है, हमारे स्टमक के लिए हार्मफुल क्यों नहीं होता। अब जो HCl होता है उसका फंक्शन क्या होता है, एक बार HCl का फंक्शन भी देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि क्या चीजें होती हैं इसमें। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। किसी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। कितना एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्या होता है इसका पीएच, पीएच कितना होता है इसका, 1.5 से 2.5, इतना इसका पीएच होता है। जो कि क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ, फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। समझ आ गया आपको कि एक्टिवेट क्या करता है, ये किसे एक्टिवेट करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। और किसके लिए हार्मफुल है ये, HCl क्या करता है, किल्स बैक्टीरिया, फंजाई, और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया आएंगे, जो भी हार्मफुल है, जो भी हार्मफुल है हमारी किसके लिए, बॉडी के लिए, हार्मफुल फॉर बॉडी, उसे क्या कर देगा, ये किल कर देगा। उसे क्या कर देगा, किल कर देगा, ताकि हमारी बॉडी के अंदर, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जाए वो अच्छा खाना जाए, मतलब जाके हमें ऐसा ना हो इन्फेक्ट कर दे। समझ आ गया आपका HCl का फंक्शन, ये HCl क्या क्या करता है। और मैंने इसका पीएच कितना बताया, ये देखिए आप, कितना पीएच बताया, 1.5 से 2.5, यानी ये बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम
होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला कौन सा है, इसके बारे में जानते हैं जरा। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं इसमें। इसमें बेसिकली 2 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। कितने टाइप के एंजाइम्स होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, पेप्सिन और रेनिन। क्या बोला मैंने आपसे, पेप्सिन और रेनिन, ये क्या है, 2 टाइप्स के एंजाइम, 2 टाइप्स एंजाइम। ये कहाँ पाए जाते हैं, किसकी बात हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्टमक के बारे में। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। ये क्या होते हैं, ये डीएक्टिवेटिव फॉर्म में होते हैं। इनकी डीएक्टिवेटिव फॉर्म क्या होती है, डीएक्टिवेटेड फॉर्म। क्या कहते हैं इन्हें डीएक्टिवेटेड फॉर्म में, इसे बोलते हैं, पेप्सिन को क्या बोलते हैं, पेप्सिन को बोलते हैं पेप्सिनोजन, पेप्सिन को बोलते हैं पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। और रेनिन को क्या बोलते हैं, प्रोरेनिन। क्या बोलते हैं, प्रोरेनिन। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों क्या, मैंने क्या बताया था अभी, एक लाइन लिखवाई थी सेल के बारे में कि वो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये इनकी डीएक्टिवेटेड फॉर्म होती है। जैसे ही इन्हें क्या मिलता है, जैसे ही इन दोनों को क्या मिलता है, एसिडिक मीडियम, यानी एसिड रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, एसिडिक मीडियम। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे ये जो स्टमक में वो एसिड हमेशा बनता रहता है या फिर स्टोर रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बनता नहीं रहता। जब भी हम फूड इनटेक करते हैं, क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या होता है, हमारे जब हम खाना हमारा कहाँ तक पहुंच जाता है, स्टमक तक, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, एसिड बनाना स्टार्ट कर देता है, और एसिड उतना ही बनाता है जितनी क्या होती है उसको जरूरत होती है, जितने खाना उसका डाइजेस्ट हो जाए प्रॉपर तरीके से। तो जब वो एसिड बनाता रहता है, तो जो ये 2 एंजाइम्स हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, रेनिन और पेप्सिन में। और ये क्या करते हैं, पेप्सिन क्या करता है, डाइजेशन करता है किसका, प्रोटीन का। वो भी कैसा डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पार्शियल डाइजेशन कैसे होगा प्रोटीन का, ये हमारे पास प्रोटीन है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर आया क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन मुंह के अंदर नहीं होता, माउथ के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का हुआ था, वो भी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल में बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई थी पूरी तरीके से, वहां भी क्या हुआ था, पार्शियल डाइजेशन हुआ था। तो प्रोटीन किस में बदलेगी, पेप्टोन्स में, किस में कन्वर्ट होगी, पेप्टोन्स में या पेप्टिन्स में। अब यहाँ इस वाली स्टेज तक कौन लेके आएगा इसे, पेप्सिन। कौन लेके आएगा, पेप्सिन लेकर आएगा। रेड मार्कर से बताती हूँ, जो पेप्सिन है वो आके क्या करेगा, यहाँ पर एक्ट करेगा पेप्सिन, तो वो क्या कर देगा, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, पेप्टोन्स में या पेप्टिन्स में। इसके आगे वाली स्टेज कौन सी होगी, इसके आगे वाली स्टेज होगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, अमीनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अमीनो एसिड। जब ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। लेकिन ये यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा प्रोटीन का, प्रोटीन से कन्वर्ट होंगे पेप्टिन्स में और पेप्टोन्स में। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाता है, जिसे मैंने आपको वहां बताया, वहां फैट और प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, वहां सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होता है। और यहाँ पर किसका डाइजेशन हो रहा है, सिर्फ ओनली प्रोटीन का। किस किस का नहीं हो रहा, फैट का डाइजेशन भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और कार्बोहाइड्रेट का भी नहीं हो रहा, आपको ये याद रखना है, एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे कि क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है, पेप्सिनोजन और पेप्सिन, ये सब आपको मिलेगा।
जो रेनिन होता है आपका, रेनिन कहाँ होता है, इसके बारे में और लिखवा देती हूँ मैं आपको, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। रेनिन कहाँ होता है, जो ये रेनिन होता है ये आपका कहाँ पाया जाता है, ओनली इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मतलब क्या होता है, जो छोटा बेबी होता है उसके पेट में ये होता है, उसके स्टमक में ही होता है। आपने कई बार देखा है बच्चों को दूध पिलाते हैं जब, तो क्या होता है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उसको वो बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं ना। आपने देखा होगा कि वो ऐसा हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा दही की तरह लगता है, बट वो होता नहीं है। वो क्या होता है, वहां पर डाइजेशन शुरू हो जाता है। कुछ कुछ जो डाइजेशन है, जो बेसिकली क्या होता है उसमें प्रोटीन होती है, जो मिल्क में प्रोटीन होती है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होना शुरू कर देती है। लेकिन पूरा डाइजेशन नहीं होता उसका, यहाँ पे कैसा होता है, पार्शियल डाइजेशन। तो वो क्या होता है, बच्चे को फिर वॉमिटिंग हो जाती है और वो उसे बाहर निकाल देता है। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन होता है, जो क्या डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को। जो बेबी क्या करते हैं, सिर्फ मिल्क लेते हैं। तो और ये क्या होता है, ये बड़ों के अंदर भी होता है। बड़ों के अंदर कब होता है, आपने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो दूध नहीं पीते बिल्कुल भी, अगर दूध पीते हैं तो उनको क्या हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। तो उनके अंदर ये क्या है, रेनिन अभी भी सर्वाइव कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, कोशिश होती है उनका डाइजेशन की, बट वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि वो इसके लिए एडिक्टेड नहीं होते। मतलब कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो बहुत टाइम तक दूध नहीं पीते, तो वो छूट जाती है उनकी आदत, जिसके बाद अगर कुछ टाइम बाद वो दूध लेते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता और वो रिमूव हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। समझ आ गया आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रेनिन क्या काम करता है, सेम काम करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये भी, वो भी पार्शियल डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है जिसको डाइजेस्ट करता है, मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन। कौन सी, कैसीन प्रोटीन। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैडम नहीं, मिल्क के अंदर तो लैक्टोज होता है, लैक्टोज शुगर होती है, दोनों में डिफरेंस है। ये शुगर है, ये प्रोटीन है, ध्यान रखिए जरा। मिल्क में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। मिल्क क्या है, हमारा कंप्लीट फूड माना जाता है। एक विटामिन सी छोड़ के इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ताकि हम उसे लें तो और हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो जो ये लैक्टोज शुगर, ये क्या है, एक टाइप की शुगर होती है। और मिल्क क्या है, ये कैसीन प्रोटीन। मिल्क के अंदर की प्रोटीन है वो कैसीन है, और जो शुगर है उसको क्या नाम दे दिया हमने, लैक्टोज शुगर। ठीक है, अब इतना हमारा डाइजेस्ट हो चुका है। मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बता दिया, पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन किसकी एक्टिव फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म किसकी है, पेप्सिनोजन की। और रेनिन किसकी एक्टिव फॉर्म है, रेनिन प्रोरेनिन की। HCl इन्हें एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और पार्शियल डाइजेशन करते हैं किसका, प्रोटीन का। कहाँ पर होता है पार्शियल डाइजेशन, स्टमक के अंदर। प्रोटीन को किस में बदलते हैं, पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में चेंज करते हैं पेप्सिन की हेल्प से। मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन। और लैक्टोज शुगर, और कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर। और ये रेनिन जो है वो बच्चों में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अभी तक मैंने आपको डाइजेशन का काफी कुछ बता दिया है, माउथ से और किसके थ्रू होता है डाइजेशन, पहले माउथ में, फिर टंग में, फिर टंग के थ्रू होते हुए स्टमक में वो जाता है और डाइजेशन करता है। माउथ के अंदर सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, वो भी ब्रेक डाउन करता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं, पार्शियल डाइजेशन। जैसे स्टार्च था, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज में। ठीक है, अभी माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना बाकी है। यहाँ पर प्रोटीन भी किस में हो गया, डाइजेशन हो गया अपनी अगली स्टेज तक, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, पार्शियल डाइजेशन हुआ है। तो मेरे को लगता है कि आपको क्लास में मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, थोड़ा सा पढ़ा होगा, स्टडी की होगी बहुत अच्छे से। अब ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं मार्क करती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीरियसली एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ, तो उन्हें लर्न कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।